हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आर के एन पी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी करंट अफेयर के बारे में। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज 45 से 50 नंबर का रहता है और उसमें भी आप ये विशेषकर देखेंगे जो हाल में ही चर्चित व्यक्ति हैं या कोई स्थान है उनके बारे में क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, तो आज उसी से संबंधित हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। असम के हैं ये योद्धा सेनापति लचित बरफुकन। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। मेरा ये विश्वास है कि इसके बाद आपके माइंड में इससे संबंधित कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। फिर भी अगर कोई रह जाती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लचित बरफुकन ये असम के एक सेनापति थे। ठीक है, ये एक अहोम डायनेस्टी थी, अहोम साम्राज्य था जिसके ये एक सेनापति थे। अच्छा, हाल में ये चर्चा में क्यों है? ठीक है, बात करते हैं अहोम साम्राज्य के महान सेनापति लचित बरफुकन। ठीक है, ये अहोम साम्राज्य के एक, जैसा कि मैंने अभी बताया, महान सेनापति थे। ठीक है, 24 नवंबर को 400वीं जयंती मनाई गई। अभी हाल ही में असम में इनकी 24 नवंबर 2022 को 400वीं जयंती मनाई गई थी। इसे असम में लचित जयंती के नाम से मनाया गया। ठीक है, किस नाम से मनाया गया? लचित जयंती के तौर पर मनाया गया। कहां मनाया गया है? असम में। और ये सेनापति कहां के थे? असम के। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी हैं। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूं। महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी हैं, राजस्थान में महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी महाराज हैं और राजस्थान में जैसे महाराणा प्रताप है। ठीक है, वैसे ही असम में आपके असम में लचित को माना जाता है। ठीक है, इनकी युद्ध कला और युद्ध नीतियां इतनी अच्छी थी कि इनको पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता था। ठीक है, कहां का? पूर्वोत्तर का शिवाजी। किसको? लचित को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता था। ठीक है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप इन चीज़ों का नोट्स भी बनाते चलेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल करने में आसानी होती। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप सभी लोग जो भी देखेंगे वो बना ले नोट्स, शॉर्ट नोट्स टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सराय घाट के युद्ध में मुगलों की बुरी तरह हार। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता दूं, सराय घाट का एक युद्ध हुआ था। हालांकि इन्होंने युद्ध तो कई लड़े थे, लेकिन उनमें से सबसे जो चर्चित युद्ध है वो है हमारा सराय घाट का युद्ध। ठीक है, कौन सा? सराय घाट का युद्ध। ठीक है, बहुत ही चर्चित था। प्रधानमंत्री जी ने अभी लचित की सेना को आत्मनिर्भर सेना की। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें मतलब लचित की सेना को आत्मनिर्भर सेना की उपाधि दी थी। ठीक है, आत्मनिर्भर सेना कहा था, माफी चाहूंगा, उपाधि नहीं, सेना कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। किसको कहा था? लचित की सेना को, लचित बरफुकन की सेना को कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहोम सेना जो अहोम डायनेस्टी थी, माफी चाहूंगा, अहोम सेना, अहोम साम्राज्य। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहां पे। साम्राज्य जो था वो लगभग क्यों 1225 से लेकर के 1826 तक ये डायनेस्टी काफी लंबी चली। अहोम डायनेस्टी जो थी वो 1225 से लेकर के 1826 तक इन्होंने असम में शासन किया। ठीक है, लगभग 1225 से लेकर के 1826 तक। ठीक है, किसने? अहोम डायनेस्टी ने, असम में। ठीक है, अब आ जाते हैं अहोम की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो अहोम की स्थापना म्यांमार के शान प्रांत से, म्यांमार में होंगे कोई शान प्रांत। ठीक है, म्यांमार के शान प्रांत के राजा छोलुंग सुकफा। ठीक है, छोलुंग सुकफा नामक राजा ने की थी। ठीक है, छोलुंग
सुकफा नामक राजा ने की थी। ठीक है, इन्होंने किसकी, अहोम साम्राज्य की स्थापना छोलुंग सुकफा नामक राजा ने की थी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ ठीक है, सन 1639 में अहोम की आपसी फूट के कारण, देखिए क्या था कि जैसे भारत में अगर आप इधर आ जाए राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में भी जितने राजा थे, जितने भी राजपूत राजा थे, तो उनके फूट का फायदा जितने भी मुगल राजा थे उन्होंने उठाया था। लगभग उसी तरह से यहां पर भी हुआ कि अहोम डायनेस्टी में राजा थे, तो उनकी फूट का कारण किन ने उठाया, मुगलों ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। ठीक है, सन 1939 में अहोम की आपसी फूट का कारण जो मुगलों की सेना ने मुगलों का जो सेनापति था, ठीक है, तो अल्लाह या रखा, कौन था, अल्लाह या रखा, ये बख्तियार खिलजी का सेनापति था, आपको याद रखना है। ठीक है, बख्तियार खिलजी का सेनापति था, जिसने पश्चिमी असम पर कब्जा किया। क्या किया, पश्चिमी असम पर कब्जा किया। कब किया, 1639 में, 1639 में इन्होंने कब्जा किया। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब जब राजा बना, ठीक है, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद औरंगजेब जब राजा बना तो इन्होंने भी, महोदय ने क्या किया, इन्होंने भी अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला, ठीक है, मीर जुमला इसको भेजा और इसको कहा कि जाओ तुम असम पर कब्जा करो। तो इन्होंने, महोदय ने क्या किया, वहां के जो सेनापति रहे होंगे तो उन्हें क्या किया, वहां के सेनापति को इन्होंने घूस दे करके वहां का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, बिना किसी युद्ध के। एक हम लोगों ने चाणक्य नीति पढ़ी है, शाम दाम दंड भेद, समझाकर या दाम देकर, तो उन्होंने दूसरी नीति अपनाई, दाम देकर अपना काम चला लिया बिना किसी युद्ध के और आराम से अपना, ठीक है, आधिपत्य अपना असम में जमा लिया। अब ये तो चलो ठीक था, ये हो गया। अब इसके बाद जब हुआ तब इन्होंने सोचा कि अब तो देखिए हमारे हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। तो जो ये 1663 में क्या हुआ, अहोम के जो राजा थे, ठीक है, उन राजाओं ने क्या किया, मुगलों से संधि करना ही सही समझा। उनको ये था पता, उन्हें ये ऐसा लगता था कि हमारी जो संख्या कम है, ठीक है, और हमारे पास इतना बल नहीं है कि हम मुगलों से लड़ पाएं, उनके पास सैनिक ज़्यादा है, शस्त्र ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अहोम्स ने ये सोचा कि ऐसा करते कि हम लड़ते नहीं बल्कि संधि कर लेते हैं, हम उन्हें अपना राजा मानेंगे, कुछ शर्तें हम उनकी मान लेंगे, कुछ चीज़ें हम उन्हें दे देंगे और हमारा अपना चलता रहेगा। खैर चीज़ें आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शर्त के साथ, देखिए कब रखा, 1663 में, ठीक है, 1663 में अहोम राजाओं ने मुगलों से संधि करना ही उचित समझा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो लड़ेगा नहीं वो संधि करेगा। खैर, तो उन्होंने संधि करना उचित समझा। अब शर्त के अनुसार, अब जब संधि होती है दो लोगों के बीच में या दो प्रांतों के बीच में, तो जब संधि होती तो उनके बीच में शर्त रखी जाती। तो अब जाहिर सी बात है, मुगलों ने रखी शर्त कि देखिए क्या है, आप हर वर्ष कितना, हर वर्ष कुछ लाख रुपए, ठीक है, हर वर्ष कुछ लाख रुपए और कुछ 100 हाथी, थोड़े बहुत नहीं, कुछ 100 हाथी, ठीक है, कुछ 100 हाथी और कुछ लाख रुपए हर वर्ष चुपचाप वो दिल्ली पहुंचा देंगे। ठीक है, और हमारा शासन चलता रहेगा आपके ऊपर और आप अपना जो भी करना है कीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, खैर अब ये हो गया। अब इसके बाद, अब देखिए सभी राजाओं, बहुत सारे राजाओं ने कर लिया, लेकिन सभी राजाओं को तो बात समझ में नहीं आई। उन्हें यह था कि अभी तो कर लिया है, कुछ लोग स्वाभिमान के पीछे पड़े थे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, बस हम मुगलों से संधि नहीं करेंगे। उन्हीं में से एक हमारे राजा थे, अरे माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा आगे आ गया। हाँ, संधि के बाद हुआ क्या कि अहोम के राजा की एक राजकुमारी थी, उनका विवाह किससे कर दिया गया, औरंगजेब के बेटे के साथ। ठीक है, औरंगजेब के बेटे के साथ कर दिया गया। अब मुगलों में प्रथा चली आ रही थी शुरुआत से, जब किसी दूसरे धर्म की बेटी आती थी उनके घर बहू बनके, तो उसका धर्मांतरण कराया जाता था। ठीक है, अकबर के समय में भी हुआ और फिर इसके बाद औरंगजेब। तो जैसे इनका यह हुआ, धर्मांतरण कराया गया, तो इनका नाम परिवर्तित किया गया। इनका नाम परिवर्तित करके रहमत बानो, क्या रखा गया, रहमत बानो
रख दिया गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों को तो पसंद आया, मतलब कुछ लोगों ने पसंद क्या, मजबूरी में कर लिया, लेकिन कुछ राजाओं को अपने स्वाभिमान के खिलाफ लगा। उन्होंने कहा नहीं, हम भाई किसी भी तरह संधि नहीं करेंगे, हम ना जमीन का टुकड़ा देंगे, ना पैसे देंगे, ना हाथी ना घोड़े, कुछ भी नहीं देंगे, और या तो हम युद्ध करेंगे, ठीक है, या तो हम लड़ेंगे, या तो हम मरेंगे, लेकिन हम संधि नहीं करेंगे, मुगलों से किसी भी तरीके से संधि नहीं करेंगे। उनमें से कुछ राजा थे, जिनमें से एक थे जयध्वज, राजा जयध्वज। ठीक है, तो हाँ ठीक है, राजा जयध्वज। अब राजा जयध्वज जो थे वो, उन्होंने क्या किया, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, उन्हें लगा कि नहीं, हम ये तो नहीं करेंगे कि हम अपना पैसा भी दें, अपनी बेटी भी दें, और हमारे लिए स्वाभिमान बड़ा है, उनका मानना था। खैर, अब बात आगे बढ़ी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें बदला लेना है, जो भी इन्होंने किया, अब हमें इनसे बदला लेना है। अब बदला लेने में अब एंट्री होती है हमारे सेनापति जी की, लचित बरफुकन की। किसकी? लचित बरफुकन की। अब देखिए, इन्होंने कार्य बदला लेने का तो सोच लिया, अब इनने कार्यभार क्या बागडोर किसको पकड़ाई? सेनापति लचित बरफुकन को। ठीक है, बदले की कमान दी गई। ठीक है, किसको? लचित बरफुकन को बदले की कमान दी गई। अब इन्होंने क्या किया, लचित बरफुकन ने 1667 में, ठीक है, सन 1667 ईस्वी में गुवाहाटी मुगलों से जो है वो छीन ली। इन्होंने बड़े प्रेम से, मतलब प्रेम से क्या, युद्ध करके, और गुवाहाटी छीन ली। अब इन्होंने तो यहां छीन ली, अब वो बैठे थे दिल्ली में। अब औरंगजेब को पता चला वहां पे, ठीक है, किसको? औरंगजेब को पता चला। औरंगजेब को जब पता चला तो वो ना खुद आया, ना ही उसने अपनी सेना भेजी, और ना ही सेनापति भेजा। ठीक है, उसने भेजा एक हिंदू योद्धा के, हिंदू सेनापति के सामने एक हिंदू राजा को भेजा। ठीक है, उसने क्या किया, हिंदू सेनापति के सामने एक हिंदू राजा को भेजा, जो आमेर के राजा थे, राजा राम सिंह। राजा राम सिंह, ठीक है, उन्हें भेजा और कहा, एक बड़ी सेना के साथ भेजा। उन्होंने कहा कि जाओ युद्ध करके आओ और इन सभी को समाप्त करो, और मुझे अपना असम पे आधिपत्य चाहिए, मुझे पूर्वोत्तर नहीं छोड़ना। उसका बेसिकली मानना था कि हमें पूर्वोत्तर नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए पूर्वोत्तर। अब उन्होंने राम सिंह को भेजा। राम सिंह, माफी चाहूंगा, राम सिंह पहुंचे, और राम सिंह ने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, अब ये 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ। ठीक है, दोनों ही लोगों का भीषण युद्ध हुआ। हाँ, भीषण युद्ध हुआ। तट पर, आप याद रखिएगा, किनारे या तट, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तट पर भीषण युद्ध हुआ, और अंततः राम सिंह की, राजा राम सिंह की हार हुई, अर्थात औरंगजेब की हार हुई। प्रतिनिधित्व करता तो औरंगजेब का ही था। ठीक है, तो राम सिंह की हार हुई, मतलब औरंगजेब की हार हुई। ठीक है, इस युद्ध को, ये जो 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हुआ, इसे सराय घाट के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सराय घाट के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। लचित बरफुकन की एक खासियत थी, ठीक है, वो क्यों महाराणा प्रताप और शिवाजी के इनको समतुल्य रखती थी, क्योंकि ये इनकी नीति, युद्ध नीतियां भी लगभग इन्हीं के जैसी थी। ठीक है, जैसे इनकी एक नीति है गुरिल्ला युद्ध। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध नीति जो है, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप लोग, गुरिल्ला युद्ध नीति। गुरिल्ला युद्ध नीति में होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि जब दुश्मन आ रहा होता है, तो आप अपनी जो सीमा रेखा है उसे छोड़ते नहीं है, आप अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और वो जो बॉर्डर लाइन है, मतलब सीमा रेखा, उसके आप बाहर नहीं जाते हैं, उन्हें अंदर आने देते हैं। ठीक है, और जब दुश्मन अंदर आ जाता है तो पीछे से और आगे दोनों से हमला करके समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यही इनकी गुरिल्ला युद्ध नीति थी। एक और विशेषता थी, जैसे शिवाजी महाराज दुश्मनों के खेमे में जासूस भेजते थे। ठीक है, तो वैसे ये भी दुश्मनों के खेमे में क्या भेजते थे? जासूस, ताकि दुश्मनों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके, उनकी क्या व्यू रचना इसका पता लगाया जा सके, और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। मतलब ये इनकी नीतियां थी। ठीक है,
एक और बड़ी विशेषता है कि ये नौसेना के भी काफ़ी अच्छे जानकार थे। उस समय में नौसेना के जानकार होना बड़ी ही मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तब नौसेना का इतना कोई चलन था नहीं, कोई जानता नहीं था कि नौसेना क्या है, कैसे उसका क्रियान्वयन है वगैरह वगैरह। इनका एक बड़ा ही अच्छा मुझे याद आ रहा है, युद्ध के समय में आवश्यकता पड़ी थी तो इन्होंने क्या किया था, नावों से नावों को, एक नाव फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ऐसे करके एक पुल बनाया था, ठीक है, जिससे सेना और इधर उधर आ जा सके। ठीक है, तो आज यही टॉपिक था हमारा, ठीक है। और करंट अफेयर के ऐसे ही टॉपिक और आपको यूपीपीएससी से रिलेटेड मिलते रहेंगे। जीएस के भी अभी और आगे टॉपिक आएंगे, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सभी के आपके पास धीरे धीरे करके टॉपिक आते रहेंगे। और आपको देखने के लिए बस इतना करना है कि सब्सक्राइब बटन को दबाना है, हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन है, आप पूछ सकते हैं। और आपको कोई बात रखनी हो आप अपनी, तो भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रखिए। नमस्ते।